अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपने देखा होगा कि अब इर्द-गिर्द में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं और बहुत सारी मतलब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज़ स्टार्ट करवा दिए गए हैं। बहुत जगह-जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है। यानी यंगस्टर्स को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा रहा है। अमूमन ये ख़्याल ना 45 से 50 साल की उम्र में आता है जब इंसान बिल्कुल ही फ़िज़िकली डिसेबल हो जाता है। मगर हमारी यूथ को इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, इन चीज़ों के बारे में और वो यूथ इस चीज़ पे बिलीव भी करती है कि अगर उन्होंने लाइफ़ में आगे बढ़ना है, तो वो जॉब्स के बजाय बिज़नेस को प्रेफ़र करते हैं। वो कहते हैं वो दूसरों के लिए काम करने से बेहतर है कि इंसान खुद के लिए काम करे और खुद के एसेट्स बनाए। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने एसेट्स को किस तरह से क्रिएट करें और किस तरह से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। देखिए, एंटरप्रेन्योर बनना इट्स नॉट एन ईज़ी वर्क। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, हार्डशिप्स यानी मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। उससे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, जिस प्लान के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो या कोई आपका विज़न होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, वही स्टेप वाली बातें जो कि आपको ट्रेनिंग में बताई गई थी। लेकिन अब हमने उनके इस काम को आसान करना, हमने उन्हें बताना कि एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत ईज़ी सा काम है और इसको करने के लिए सिर्फ़ आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अब हमें उन लोगों की हेल्प करनी है जो कि जिनको हालात ने ये बनने पे मजबूर कर दिया, यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मजबूर कर दिया। एक होता है जो खुद के शौक से, जिनका एक पैशन होता है कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन एक होता है जो हालात की मजबूरी की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, जो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। एक होता है ना कि आपका शुरू से ही पैशन है और एक होता है जिनको हालात ये बनने पे मजबूर कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 90% वो लोग हैं जिनको हालात ने मजबूर कर दिया है कि वो अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ, यानी खुद के लिए काम करें और खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएँ, यानी वो पैसे के लिए काम ना करें, पैसा उनके लिए काम करे। इस तरह से क्या होगा, जब हम सब लोग एक विज़न के साथ चलेंगे ना कि हम सब ने एंटरप्रेन्योर बनना है। और दूसरी बात ये, हमारी इकोनॉमी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होगी जब हमारे मुल्क में बिज़नेस पर्सन ज़्यादा होंगे। जब बिज़नेस पर्सन ज़्यादा होंगे ना, तो जॉब्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपको पता है, हर बिज़नेस पर्सन जो है ना, वो लोगों को जॉब देता है। जितने भी बिज़नेस पर्सन होते हैं, वो सारे जब एक बिज़नेस बना लेते हैं, तो डेफ़िनिटली उन्होंने लोगों को हायर करना होता है अपने काम के लिए। तो बिज़नेस पर्सन जो हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं, उनको काम भी मिल जाता है। दूसरा ये कि मुल्क में हम कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट ले आते हैं जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप में आ चुके हैं और एंटरप्रेन्योर बन गए हुए हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं। तो ये लोग वो थे जिनका पैशन था कि वो एंटरप्रेन्योर बने और वो बन गए क्योंकि उनका पहले से कोई ना कोई प्लान होगा, जिस प्लान के ऊपर वो पहले से ही वर्किंग कर रहे थे। वो आज से पहले 5 या 10 साल पहले उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो अब जाके वो एंटरप्रेन्योर बने, है ना? इसी तरह से क्या है कि हमें अब उन लोगों की हेल्प करनी है जिन लोगों के पास ना तो कोई प्लान है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप अब हालात ने उनको मजबूर कर दिया कि वो एंटरप्रेन्योर बने। तो हमें अब बेसिकली उन लोगों की हेल्प करनी है। हमें उनको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने हैं ताकि वो अपने लिए खुद का बिज़नेस बिल्ड कर सकें। ठीक है? ये हमारा बेसिकली मेन काम है। अब जिनका पैशन था ना, आपने सुना होगा, अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं कि गुलामी में ना काम आती है ना तदबीरें ना शमशीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। ये बेसिकली वो चीज़ थी कि पैशन इंसान को कुछ ना कुछ करने पे मजबूर कर देता है। बहुत खुशी होती है सुन के जब कोई यंग एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है या फिर खुद हालात से पहले, क्योंकि आने वाला जो दौर है ना, वो बेसिकली है ही एंटरप्रेन्योरशिप का। आपने खुद जो करना खुद के लिए करना है, किसी ने आपके लिए। अब ना तो आपको जॉब्स मिलेंगी आने वाले सालों में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो सारा डिजिटल होता जा रहा है। और डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन एफर्ट्स कम होती जा रही है और ये बहुत सारे मसले जो हैं बनने वाले हैं। इसलिए हमें पहले से उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमारे पास डिजिटल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, तो हम आने वाले हालात या को टैकल नहीं कर सकते और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखें, जिनको हालात ने मजबूर कर दिया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में आएँ, तो उनके लिए उन्होंने हालात को ना हर्डल बना लिया है और हमने उनको उनके हालात को उनकी हर्डल नहीं बनने देना। उनको बताना है कि आप अपने हालात को बदल सकते हो, अपने हालात को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने सिर्फ़ उन्हें रास्ता दिखाना है।
ठीक है, बाकी उस हर्डल को अपॉर्चुनिटी में उन्होंने खुद कन्वर्ट करना है। देखो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना इंसान खुद के लिए खुद क्रिएट करता है, और हमारा काम सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाना, आपको पाथ दिखाना, आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर काम कैसे आपको लीडरशिप प्रोवाइड की जाएगी। बाकी आपने अपने बिजनेस को खुद एस्टैब्लिश करना है, आप खुद के बॉस हो, इंडिपेंडेंटली काम करोगे, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इस जहाँ पे एक मेल जो है, मेल कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही है, सेम एज़ इट इज़ फीमेल कम्युनिटी भी एंटरप्रेन्योरशिप में आ रही है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस्लाम ने औरत को इजाज़त दी है कि वो कारोबार कर सकती है, लेकिन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक और पर्दे में रह के। मिसाल के तौर पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम की वो पहली ख़ातून थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी और इस्लाम की पहली ख़ातून अव्वल हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक समरी तो सबको मिल गई होगी और देख भी ली होगी, और इसका लेसन, जो सही लेसन हम इस बुक से मिले हैं वो ये हैं कि कहता है अमीर हमेशा अमीर क्यों रहता है, क्योंकि पैसा उसके लिए काम करता है, और गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करता है। और ये एक जो डिफरेंस है ना उसको उसने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है उस बुक के अंदर, उस बुक की समरी में। उसके बाद उसने कहा है कि ये मैटर नहीं करता आप कितना पैसा बना रहे हो, कहता है ये मैटर करता आप कितना पैसा अपने पास रख रहे हो। कहता है कि आप दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए काम करके पैसा ज़रूर कमा सकते हो, रिच भी हो सकते हो, अमीर भी बन सकते हो, लेकिन आप अपने एसेट्स नहीं बना सकते हो। ठीक है, आप अमीर ज़रूर बन सकते हो लेकिन आप अपने एसेट्स नहीं बनाओगे। आपको पता है ना, उसने एसेट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया बुक समरी में। फोर्थ पॉइंट वो कहता है कि इंसान का सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना उसके टैक्सेस पे लगता है। तो कहता है क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम उस कैटेगरी से सेपरेट हो जाते हैं, यानी हम गवर्नमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट उसको बना के देते जिससे गवर्नमेंट हमें टैक्स पे करे। तो ये इस तरह से क्या है कि हम लोग जो है टैक्सेस वाली कम्युनिटी से साइड पे हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इसने एक है। फिफ्थ में वो कहता है सेल्स एंड कम्युनिकेशन आर द वाइटल स्किल्स। सेल्स और कम्युनिकेशन जो है वो वाइटल स्किल्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंटरप्रेन्योरशिप। ये एंटरप्रेन्योरशिप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये होना लाजमी है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक का एक ESBI मॉडल बहुत फेमस है। उसने एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से एक्सप्लेन किया है इसमें। कहता है E फॉर एम्प्लॉयज़, S से सेल्फ एम्प्लॉयड, B से बिजनेसमैन, I से इन्वेस्टर। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि हमारे सिस्टम में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 40% हैं, यानी एक सिंपल डिग्री होल्डर। S फॉर जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहते हैं कि ये हमारे सिस्टम में 60% है। ये कौन से लोग हैं जो सीट पे होते हैं तो इनका काम होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर सीट पे नहीं है तो उसका कारोबार नहीं चलता, उसका काम नहीं होता। ये बेसिकली करते तो अपने लिए ही काम है, लेकिन क्या है कि अगर ये सीट पे नहीं होंगे तो इनका काम नहीं चलेगा। और जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर डॉक्टर अपनी सीट पे नहीं होगा, तो पेशेंट को डील नहीं करेगा तो उसे फीस पे नहीं की जाएगी। तो बेसिकली अगर ये सीट पे ना हो तो इनका काम नहीं चलता, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। उसके बाद बिजनेसमैन एक पूरा जो है ना बिजनेस क्रिएट करता है, इस्टेब्लिश करता है, अच्छा खासा पैसा लगा के वो एक सिस्टम बनाता है कि सिस्टम उसके लिए काम करता है। मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन अगर अपनी सीट पे हो या ना हो उसका काम नहीं रुकता, उसको इनकम आना बंद नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो KFC का मैनेजर है या फिर मैकडॉनल्ड का मैनेजर, आपने देखा कभी वो अपनी सीट पे बैठे होंगे? नहीं, सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है, वो सीट पे हो या ना हो उनका काम चलता रहता है। ये बिजनेसमैन होते हैं जो एक सिस्टम बना लेते हैं और सिस्टम उनको कमा के देता है। ठीक है, ये बिजनेसमैन, और इसके लिए आपको हैवी किस्म के अमाउंट चाहिए होती है, यानी एक लमसम अमाउंट चाहिए होती है बिजनेस करने के लिए। और बेसिकली ये 20% लोग होते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी का ये भी कहना है कि इन्वेस्टर जो होते हैं ना 0% हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंगली कहता है बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास, जो कि फाइनेंस को मैनेज करना जानते हैं, जो अपने पैसे को सही जगह लगाना जानते हैं, जो अपने पैसे का सही यूज़ जानते हैं कि ये मेरा जो पैसा मैं इसको किस तरह से आगे मज़ीद जो अपनी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, मज़ीद अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। कहता है भाई बहुत कम लोग जो ऐसी साइकोलॉजी को जानते हैं, और वो लोग ही एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर लोग ही जो होते हैं ना वही इन चीज़ों को जानते हैं कि देखो पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है, वही इन चीज़ों को समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है ना, का कहना है कि बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है ना वो पैसे को काम पे लगाता है और पैसा उसके लिए काम करता है। ठीक है, यानी कि ये अपने पैसे को रिस्क पे लगाते हैं, और उस रिस्क का उनको क्या सोच के लगाते हैं, मतलब प्रॉफिट की होप में वो अपने पैसे को रिस्क पे लगाते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं।
लोगों की प्रायोरिटीज़ डिपेंड करते हैं ना। कहते हैं कि मतलब एक सीरियस बंदा कभी भी अपने पैसे को रिस्क पे नहीं लगाएगा। तो ये एक समझ लें कि पैसे को रिस्क पे लगाना इन द होप ऑफ प्रॉफिट, तो ये बहुत रिस्की सा काम कहता है कि, और वो कहता है रॉबर्ट कियोसाकी अपने आप को इसी कैटेगरी में रखता है। उसको वो कहता है कि यहाँ पे 0% लोग हैं और वो इस कैटेगरी में, यानी उसके बदले में रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि मुझे इन्वेस्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो काम मतलब उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। कहता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेसिकली वो भी अपने पैसे को रिस्क पे लगाते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि मार्केटिंग टेक्टिक्स जो है ना, बेसिकली ये एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, प्योर एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, और ये आपको एक यानी परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। आपको ऐसे प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है कि जिन पे आप खुद काम करके, जिनके ऊपर आप खुद की एफर्ट्स लगा के एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। और सिर्फ ये ही नहीं, आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का एक्सपर्ट भी बन सकते हो अगर आप खुद चाहते हो तो। आपको प्रोजेक्ट के साथ-साथ लीडरशिप भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, काम आपने खुद ही करना होगा, आप खुद के बॉस होगे, आपने अपने बिज़नेस को खुद एस्टैब्लिश करना है। आप इनसे सीख के अपना भी कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, अपना भी कोई ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, सेल्स एंड कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए, जो कि आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है। अब हम चलते हैं इनके प्राइसिंग प्लान के ऊपर कि इनके प्रोजेक्ट के प्राइसिंग प्लान हैं क्या। देखिए बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी के प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करके सेल करके अर्निंग करते हो, या किसी के भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना या फिर उसको सेल करके आगे जो है अर्निंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आप खादी के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, खादी के कपड़े बेच रहे हो, तो आपने क्या करना है, आप खादी के कपड़े खुद तो नहीं ना स्टिच करोगे। आप क्या करते हो, आप पीछे से मार्केट से लाते हो और होलसेल मार्केट से कपड़े लाके, यानी या खादी के ऑफिशियल ब्रांड से आप कपड़े लाते हो और उनको आप लाके अपनी शॉप पे सेल करते हो, जिस पे आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज पे प्रॉफिट मिलता है। तो बेसिकली वो एफिलिएट मार्केटिंग होती है। और वहाँ पे आप किन चीज़ों पे पैसा लगाते हो, जब आपने कपड़े खरीदने जाने हैं होलसेल मार्केट से, वहाँ पे आप पैसे लगाते हो। तो सेम एज़ इट इज़ एफिलिएट यहाँ पे क्या है, लेकिन आपने यहाँ पे बार-बार पैसे नहीं पे करने होते, आपने सिर्फ वन टाइम उन्हें प्रोजेक्ट के लिए पे करना होता है कि सर हमें सिर्फ प्रोजेक्ट दे दें, बाकी हम लोग अपना बिज़नेस खुद कर लेंगे। उस प्रोजेक्ट के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो वो प्रोजेक्ट के इनके 4 जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं, और उन चारों की कैटेगरीज़ भी डिफरेंट है, उनमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, लाइक चैलेंज रनर जो है, और फिर चैलेंज बूस्टर है, चैलेंज एक्सेप्टेंस है, एंड देन चैलेंज मार्केटिंग फाउंडेशन है, इनके प्रोजेक्ट के नाम है। और इनके प्रोजेक्ट में चैलेंज रनर $100 वाला है। $100 में आपने वन टाइम एनरोलमेंट फ़ी पे करनी होती है, $11.60, जो कि कंपनी को पे करनी होती है। चैलेंज रनर का ये बेनिफिट है, उसमें आपको चैलेंज बूस्टर, चैलेंज एक्सेप्टेंस फ्री में मिल जाता है, और चैलेंज रनर में आपको ज़्यादा एडवांस चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद ये है कि आपके पास ना 2 और प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं। चैलेंज रनर अगर आप बाय करते हो ना, तो आपको चैलेंज बूस्टर और चैलेंज एक्सेप्टेंस फ्री में मिल जाता है। अगर आप चैलेंज बूस्टर, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं, आप चैलेंज बूस्टर बाय करना चाहते हो, तो उसमें आपने $11.60 एक ही बार एनरोलमेंट फ़ी पे करनी, और एक ही बार लाइफ में एक टाइम, यानी ये नहीं कि आपको बार-बार पे करनी, सिर्फ वन टाइम आपको लाइफ में एक बार $50 पे करने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट आपका है। $50 चैलेंज बूस्टर के लिए आपने पे किया, तो आपको चैलेंज एक्सेप्टेंस प्रोजेक्ट फ्री में मिलता है। आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं, आपके पास 2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं, आप 2 प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, ठीक है। यानी आपके पास 2 प्रोजेक्ट हो जाते हैं। और चैलेंज बूस्टर में थोड़ी-सी एडवांस स्किल्स बताई जाती हैं। अगर आपकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, तो आप बहुत ईज़िली $11.60 एनरोलमेंट फ़ी पे करो कंपनी को, $20 वाला प्रोजेक्ट लो। और ये कि कम अमाउंट वाला प्रोडक्ट है, आप पहले ये भी बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इतना। आपके पास प्रोजेक्ट एक होगा, लेकिन ये है कि स्किल्स थोड़ी-सी बेसिक होंगी, कोई बात नहीं है। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो, तो आप दूसरे प्रोजेक्ट भी बाय कर सकते हो, वो कोई इतनी हर्डल नहीं है। आपका सीनियर आपको सारा कुछ गाइड कर देगा, सारा कुछ बता देगा। उसके बाद ये कि अगर आपकी इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, आप ये भी कर सको, तो आप $5 एनरोलमेंट फ़ी पे करो, और उसमें आपको $10 वाला प्रोजेक्ट है ना, वो मिल सकता है, यानी आप $50 में अपना एक प्रोजेक्ट एक्टिव करवा सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश करो वो वाला प्रोजेक्ट बाय करो जिसके ऊपर आप काम करो, या उसको रीसेल करो, या जिस प्रोजेक्ट को आप आगे लेके चलो ना, उस पे आपको जो है बेनिफिट अच्छा हो।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने उसे बाय किया बहुत कम अमाउंट में, अब आप उसे जितना चाहो जितने अमाउंट में चाहो रीसेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो कंपनी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होगा, तो कंपनी आपको प्रोजेक्ट को आगे रीसेल करने से भी रोक सकती है। कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है कि आप उस प्रोजेक्ट को इतने का सेल कर सकते हो, तो आप उतने का ही सेल कर सकते हो, ठीक है।